अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो तमाम हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट, और हमें उम्मीद है कि अब तक वो तमाम लेक्चर देख चुके होंगे, तो आज के इस एमसीक्यू के सेशन को अटेंड करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर्स थ्योरी जिन्होंने पढ़ी हुई है उनसे ये सवाल है कि बोहर्स थ्योरी के मुताबिक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना न्यूक्लियस के अराउंड, वो किस में कर सकता है? ऑल ऑर्बिट, तमाम ऑर्बिट में, सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स, एन आर्बिट्ररी ऑर्बिट, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स। कुछ मखसूस ऑर्बिट में वो मूव कर सकता है, सब में मूव नहीं कर सकता। नंबर टू, अकॉर्डिंग टू नंबर टू की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट के, ओके, अकॉर्डिंग टू बोहर्स इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन अलाउड ऑर्बिट कॉल्ड। हमें कहा जा रहा है कि बोहर थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मखसूस ऑर्बिट में जो है वो मूव कर सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। उन तमाम ऑर्बिट्स को एक एनर्जी लेवल का नाम दिया गया। नंबर थ्री की हम बात करते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। गौर से सुनिएगा, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है? वन स्पेक्ट्रल लाइन, टू स्पेक्ट्रल लाइन, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, डी नन ऑफ द अबव। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास क्या होती है? सीरीज होती है ना, पूरी सीरीज होती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पेस्टन सीरीज। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। नंबर फोर, द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इनविजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड। विजिबल पार्ट में कौन सी होती है? बामर। याद रखिएगा, पूरा चार्ट मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, बामर सीरीज कौन सा किस रीजन में है, कौन से इलेक्ट्रॉन कब जंप करता है। तो वो चार्ट देखने के बाद आप देखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। विजिबल में बामर है, और द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में क्या आता है? लाइमन सीरीज। द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन के अंदर कौन सा आता है? पेस्टन सीरीज। द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द विजिबल पार्ट। विजिबल पार्ट में क्या होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे ऑर्बिट पर जाके जंप करे ना, तो इसका आंसर ये हो गया। ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या होती है? 2, अल्ट्रावायलेट में, लाइमन में 1, इंफ्रारेड में क्या थी? 3। तो वो पूरा चार्ट देखोगे तो ही ये बात समझ में आएगी। बी इज द करेक्ट आंसर, 2। नंबर 8, द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट है। रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू क्या होती है? तो करेक्ट आंसर है बी, आर बराबर है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। नंबर 9, द यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर। यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट क्या है? मीटर इनवर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। The importance of Balmer series is due to the fact that it lies in। Balmer series की क्या अहमियत है कि ये किस में लाई करती है? विजिबल रीजन के अंदर। ये इसकी इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा अहमियत है। नंबर 11, which of the following series of spectral lines lies in the visible region। विजिबल में क्या है? Balmer series। बार बार देखो Balmer series का, देखो कितनी अहमियत है। नंबर 12, in Bohr's model an electron can revolve around the nucleus in only those orbits for which its angular momentum is। तो ये इसकी स्टेटमेंट मुकम्मल हो रही है। ए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 13, इमिशन ऑफ फोटोन टेक प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम। फोटोन कब इमिट होगा? ए में कहा जा रहा है ग्राउंड टू हायर, हायर टू लोअर, फर्स्ट टू सेकंड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? हायर टू लोअर। हायर से जंप करता हुआ लोअर पर आता तब फोटोन क्या होता है? इमिट होता है। लेक्चर में ये बात बताई गई है। बी इज द करेक्ट आंसर। 14, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। हायर से वो जंप करता हुआ लोअर पर आता है। रेडिएशन इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, डी, फोटोन। फोटोन की शक्ल में इमिट होती है। नंबर 15, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स डाउन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। हायर से लोअर पे करता है तो इट विल इमिट एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी, नाइदर इमिट नॉट एब्जॉर्ब, इमिट एनर्जी। ए इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी इमिट होती है। देखो बोहर्स के सारे पोस्टुलेट हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हायर ऑर्बिट। ग्राउंड से वो हायर की तरफ जंप करेगा। ग्राउंड से वो जंप करता हुआ हायर की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब वो ग्राउंड से हायर की तरफ जाएगा। तो 16 का करेक्ट आंसर है बी। Number 17, an electron in an orbit around the nucleus। इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है बोहर के मुताबिक डज नॉट रेडिएट एनर्जी समटाइम नन ऑफ द अबव, डज नॉट रेडिएट एनर्जी। ये भी बोहर का स्टेटमेंट है। नंबर 18, द सेंट्रीपिटल फोर्स रेस्पॉन्सिबल। देखो द सेंट्रीपिटल फोर्स वो जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती हो ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए जो प्रोवाइड होती है वो कौन करता है? कूलम फोर्सेस। क्योंकि न्यूक्लियस को
ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज, अब देखो सारी चीजें नैनोमीटर में दी गई है ना, वरना हमें ये वैल्यू तो याद है 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखो द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा ए 0.053 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में पूछा जाएगा तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। 21 में कहा जा रहा है इफ R1 is the radius of first orbit of electron in hydrogen atom, then the radius of second orbit, हमें कहा जा रहा है कि R1 जो है ना रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, देन द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, तो आपको मालूम है ना फॉर्मूला भाई, Rn बराबर होता है n स्क्वायर R1। सेकंड की बात है, देखो भाई सेकंड की अगर बात है तो यहाँ क्या रखना है, मुझे सिंपल 2 रखना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर R1, तो ए बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 22, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की होती है वो कितनी होती है, C -13.6 इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमसे कहा जा रहा है एक मिनट, व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनेट टू द थर्ड एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन जो है ना जंप करते हुए तीसरे पर आता है तो वो सीरीज क्या है, पेस्टन सीरीज, सी इज द करेक्ट आंसर। चार्ट में सब बता हुआ है। द हायर एनर्जी लेवल अबव द ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड, ग्राउंड लेवल्स के जो अबव हायर एनर्जी लेवल होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट, नॉर्मल स्टेट, आयनाइज्ड स्टेट, ए इज द करेक्ट आंसर, एक्साइटेड स्टेट। द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है वो बराबर होता है देखो ई आई से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था 13.6 प्लस बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी की यहाँ बात हो रही है, तो अब देखो ये सवाल जो है ना, द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में हो, ये जो है ना सवाल इनकम्प्लीट है। द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर है तो हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, n है ना, आपने n की जगह क्या रख दिया 2, तो ये हो गया 13.6, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब आप एक्साइटेशन पोटेंशियल के फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करें, बाइंडिंग एनर्जी प्लस 13.6, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3.4 प्लस 13.6, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल की एनर्जी कितनी आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इसका आंसर होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसमें हमारे पास जो है 10 वोल्ट पोटेंशियल है ना, तो इसलिए 10.2 वोल्ट, तो ये हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो सवाल में आपके पास लिखा हुआ होगा कौन से में, तीसरे में होता तो पहले आप 3 रखते हुए बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे, फिर पुट करोगे, चौथे में है तो 4 रखते हुए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर वो करोगे, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास वैल्यू आती जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा दूसरे में था ना, तो दूसरे में था तो हमने ये निकाल लिया। 26 के बाद 27, द इनर शेल इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड, लूजली बाउंड, नाइदर टाइटली नॉट लूज, टाइटली बाउंड। जितना इलेक्ट्रॉन करीब होगा ना उतना जो है वो उसके पास फोर्स जो अप्लाई होगी ना, अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ज्यादा होगी, टाइटली बाउंड। एक्सरेज आर हाई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, प्रोटोन। इलेक्ट्रॉन एक्सरेज क्या होती हैं, हाई एनर्जी फोटोन्स हैं। देखिए ये सारी लेक्चर की बातें हैं जो एमसीक्यू में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे पूछी जाती हैं। 29, an X-ray photon produced due to the transition of electron from L shell to K shell। अब देखो भाई आपने वो लेक्चर देखा होगा ना, इसमें हमने बिल्कुल ट्रांजिशन बताई हुई है, K, L, M, N, इस तरह की सारी चीज़ें। L से K पर आता है तो K अल्फा, M से K पर आता है तो K बीटा, इसी तरीके से L सीरीज और M सीरीज सारी लेक्चर में बताई हुई है। तो कह रहा है L से K पर आएगा तो K अल्फा, M से K पर आएगा तो K बीटा। An X-ray photon प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम L to K, L to K तो क्या होगा A, K अल्फा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, K अल्फा इसका आंसर होगा। नंबर 30, K बीटा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। K बीटा कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारे पास क्या होगा M से K पर, M से K पर है तो ये लेक्चर आपने देखना होगा, L से K पर K अल्फा, M से K पर K बीटा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा B, M शेल टू K शेल। नंबर 31, एक्सरेज आर, एक्सरे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अनचार्ज। भाई एक्सरे फोटोन होता है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। 32, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इंक्रीजेज व्हेन द फिलामेंट, एक्सरे की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ेगी व्हेन द फिलामेंट करंट जो इसका हम बढ़ाएंगे
ओके तो एक्सरे की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 33 की अगर हम बात करते हैं, द एक्सरे ट्रेवल थ्रू स्पेस एट अ स्पीड ऑफ, एक्सरे की रफ्तार क्या होती है, वही स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ए इज द करेक्ट आंसर। 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज हायर फ्रीक्वेंसी, इनमें से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, एक्सरेज, लाइट रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे की ज्यादा है इनमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कौन डिफ्लेक्ट नहीं होगी, लाइट रेडिएशन नहीं होती, एक्सरे भी नहीं होती, गेमा भी, ऑल ऑफ द अबव। एक्सरेज आर नॉट सिमिलर इन नेचर टू, इनमें से एक्सरे किससे सिमिलर नहीं है, अल्फा रेज, गेमा रेज, लाइट रेज, अल्फा रेज। अल्फा जो होता है ना मटेरियल पार्टिकल होता है, हीलियम न्यूक्लाई होता है, जबकि एक्सरे का तो कोई मास ही नहीं होता। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज एज कंपेयर टू दैट ऑफ गेमा रेज, एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है ना वो गेमा रेज के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है, ये बात याद रखना। तो वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू गेमा रेज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, स्मॉल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज स्मॉल वेवलेंथ, इनमें से सबसे स्मॉल वेवलेंथ किसकी है, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेज, लाइट रेज, एक्सरेज, एक्सरेज की वेवलेंथ कम है, तो डी इज आंसर। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरेज इज, पेनिट्रेशन पावर जो एक्सरे की क्या है, वेरी हाई, तभी तो फ्रैक्चर होता है ना, इसमें इस्तेमाल होता है। व्हेन एक्सरेज पास थ्रू अ गैस इट प्रोड्यूस, जब एक्सरे को गैस से गुजारते हैं तो एक्सरे क्या प्रोड्यूस करती हैं, आयोनाइजेशन, इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, रिमूव करती हैं, तो 41 का करेक्ट आंसर है ए। 42 which of the following defects in metal can be detected by using x-rays, इनमें से कौन सा डिफेक्ट होता है वो एक्सरे के जरिए मालूम करते हैं, क्रैक्स, एयर होल्स, इम्परफेक्शन इन वेल्ड्स, तमाम। ये प्रैक्टिकल देखो, इसकी इस्तेमाल है ना, ये इस्तेमाल अच्छे से देख लेना, इन तमाम चीजों में एक्सरे का इस्तेमाल होता है। एक्सरे कैन बी यूज टू डिटेक्ट द डिफेक्ट इन टेनिस बॉल, रबर टायर, रेडियो ट्यूब, सब में इस्तेमाल होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें भी डी है। एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट आर्म, एक्सप्लोसिव, प्रीशियस, सब में इस्तेमाल होता है, डी। द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर, एक्साइटेड स्टेट जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जंप करते हुए एक्साइटेड में चले जाता है, स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, पर अनस्टेबल होते हैं, तभी वो दोबारा जंप करते हुए नीचे आता है, तो अनस्टेबल इज द करेक्ट आंसर। 47 की अगर हम बात करते हैं, यहां लेजर प्रिंसिपल से रिलेटेड सवाल है। द सिचुएशन इन विच देयर आर मोर नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट देन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में भी ज्यादा जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, उसे कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेजर प्रिंसिपल वाला लेक्चर जिसने देखा होगा हमारे रजिस्टर्ड बच्चों में से, उनको इसका जवाब बहुत आसानी से आता होगा। 48 अ लेजर प्रोड्यूस एन इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, कैसे, बाय कौन सा प्रोसेस होता है, लेजर के तीनों प्रोसेस हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, बी इज द करेक्ट आंसर। अ लेजर बीम कंसिस्ट ऑफ, लेजर बीम के अंदर क्या होती है, वन वेवलेंथ, टू वेवलेंथ, मेनी वेवलेंथ, नन ऑफ द अबव, लेजर के अंदर एक ही टाइप की वेवलेंथ होती है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 50 थ्री डायमेंशनल इमेज इज कॉल्ड, थ्री डायमेंशनल जो इमेज बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, होलोग्राम, टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस एन इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड, वो डिवाइस जो इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के जरिए, उसे क्या कहते हैं, बी लेजर, लेजर की डेफिनेशन है ये। 52 की अगर हम बात करते हैं, अ लेजर प्रोवाइड, लेजर क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटेंस बीम ऑफ फोटोन, बिल्कुल सही है, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, तीनों, चार, डी इज द करेक्ट आंसर, तीनों इसकी डेफिनेशन का हिस्सा है। 53 इन इंडस्ट्री, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अ लेजर बीम कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्री में प्रिसाइज कटिंग, वेल्डिंग, ड्रिलिंग ऑफ टाइनी होल्स, ऑल ऑफ द अबव, इंडस्ट्री के अंदर इन तमाम में इस्तेमाल होता है, तो 53 का करेक्ट आंसर है डी। तो यहां जाकर हमारा जो है ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया होगा उनको एक एक बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो हमने फास्ट ट्रैक के जरिए जो है 14 मिनट्स के अंदर 53 MCQ जो है वो आपको रिकॉल करवा दिए कि पेपर में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।